दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की है कि आज से 10 या 15 साल पहले काफ़ी रेयर ही होगा कि आपने अपने घर पे या किसी दोस्त से म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। लेकिन अगर वही मैं आज आपसे ये पूछूं तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आप खुद किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होगे। और दोस्तों ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है। लास्ट के 10-15 सालों में हम इंडियंस के बीच एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का। इसका मतलब दोस्तों इंडिया जो है वो एक हिस्टोरिकली सेवर्स की कंट्री रही है। यानी हम इंडियंस ऑन एवरेज अपनी इनकम का 30 to 35% अमाउंट सेव कर लेते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। क्योंकि अगर हम इसे डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूएस और यूके से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे ये जो सेविंग्स रेट है वो सिर्फ 15 to 18% के बीच है। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे लोग जो है वो अमाउंट सेव तो कर लेते हैं, लेकिन वो यूजुअली उसको एज कैश रखते हैं या फिर एट बेस्ट किसी बैंक में एफडी कर देता है। अब एफडी कुछ ना करने से तो बेटर है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन और टैक्सेस को एडजस्ट कर लोगे तो इसमें काफ़ी कम रिटर्न्स बनते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादा लोग इसको लेकर अवेयर होने लगे, प्लस म्यूचुअल फंड सही है, ये कैंपेन के एड्स आपने ज़रूर देखे होंगे, ये कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, तो हमारे इंडियन माइंडसेट में एक क्लियर शिफ्ट देखने को मिला। लोग सेविंग से शिफ्ट होके इन्वेस्टिंग पे भी फोकस करने लग गए, जिसकी वजह से देखते देखते ये एक 75 लाख करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री बन गई। उसके बाद ऑनलाइन ऐप्स जैसे ग्रो, कुवेरा, जीरो द कॉइन, इनकी वजह से भी म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी बड़ा पुश मिला। और कोविड के बाद जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में बड़ी रैली आई तो म्यूचुअल फंड्स हर एक घर का पार्ट बन गए। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम इस 75 लाख करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी साइज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 10 सालों में 300 लाख to 400 लाख करोड़ को टच कर सकती है। और साथ ही में दोस्तों इस स्पेस में हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5 मेजर लिस्टेड कंपनीज हैं, HDFC AMC, कैनरा रोबेको AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, निप्पॉन लाइफ AMC और UTI AMC। इन पांचों AMCs को हम 8 अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि लास्ट के कुछ सालों में कौन सी AMC ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है और किस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। साथ ही में अगले कुछ क्वार्टर्स में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ICICI प्रूडेंशियल AMC, कोटक AMC और SBI म्यूचुअल फंड, इनका भी IPO आ सकता है, तो ये वीडियो आपको उनके लिए रेडी रख सकता है। लेकिन दोस्तों एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये है कि हमने जो भी इस सेक्टर के ऊपर रिसर्च किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट्स को आसान बनाते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आखिर पैसे कैसे कमाती है। तो इमेजिन कीजिए कि आप 1000 रुपये जो है वो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अब ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो उस पैसे को आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करने के लिए और उस पर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए आपसे एक फ़ी को चार्ज करती है, जिसको एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। अब ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो यूजुअली 0.5 to 1.5% के बीच होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो इनकी जो फीस है वो 5 रुपये से लेकर 15 रुपये होती है। अब दोस्तों जो एक्सपेंस रेशियो है वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन पे एक्सपेंस रेशियो यूजुअली हाई होता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की होता है और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। वेराज जो सबसे सेफेस्ट फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स, उसमें तो एक्सपेंस रेशियो 0.1% या 0.2% ही होता है। तो अगर कोई AMC है जिसका इक्विटी AUM ज़्यादा है, यानी उनके म्यूचुअल फंड्स में से इक्विटी का परसेंटेज ज़्यादा है, तो ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी और उसको एक हायर वैल्यूएशन मिलेगा। तो एक्सपेंस रेशियो के बारे में ये चीज़ आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ये एक्सपेंस रेशियो है। और साथ ही में दोस्तों ये म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि इंडिया में आज भी सिर्फ 3 से 4% लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि ये नंबर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे US, UK, चाइना, जापान, वहाँ पे 20-25% या उससे भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर में पेनिट्रेशन की कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है और इसकी वजह से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को एक डबल इंजन मिल जाता है। जैसे इमेजिन कीजिए कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो अपना एक नया फंड लॉन्च करते हैं जिसमें 100 इन्वेस्टर्स 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो उस फंड का जो AUM है वो 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि उस साल स्टॉक मार्केट जो है वो 20% से बढ़ता है, तो ये जो 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड थे उसकी वैल्यू 12,000 रुपीज़ हो जाएगी। प्लस उस साल 10 नए इन्वेस्टर्स उस फंड में इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपये, जिससे उसका जो AUM है वो 1000 रुपीज़ से और बढ़ जाता है। यानी साल के एंड में उस फंड का जो AUM है वो 13,000 रुपीज़ हो जाएगा, यानी एक 30% की ग्रोथ।
और इसलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो नेचुरली 16 to 18% रह सकती है, क्योंकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट प्लस जो भी डेट म्यूचुअल फंड्स है वो ऑन एवरेज 10 to 12% से बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज का जो AUM है वो उस हिसाब से बढ़ेगा। प्लस जो नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़ रहे हैं उसकी वजह से भी इनका जो AUM है वो बढ़ेगा। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से इनका जो AUM है वो नेचुरली 16 to 18% से ग्रो कर सकता है। इंडिया में SIP कल्चर की शुरुआत तो अभी अभी हुई है। लास्ट के 5 सालों में जो SIP बुक है उसकी साइज 8 to 10,000 करोड़ से बढ़ के आज 25 to 30,000 करोड़ पहुंच गई है, यानी एक ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का जंप आया है। तो दोस्तों आई होप आपको इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स क्लियर हुए। नेक्स्ट हम इस स्पेस में लिस्टेड 5 मेजर कंपनीज हैं उनके बारे में एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग HDFC AMC के साथ, जो इस स्पेस में लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का जो टोटल AUM था एज ऑफ सितंबर 2025 वो था 8,95,000 करोड़ रुपीज़, और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,22,000 करोड़ रुपीज़ है, जो उसके नेक्स्ट कंपेटिटर से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। अगर हम इस कंपनी का इक्विटी AUM देखते हैं, अब इक्विटी AUM की डेफिनेशन ये है कि ये जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है, इसमें हम लोग जो भी ETFs है उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो सारे जो है वो अदर्स सेक्शन में इंक्लूड होंगे। तो इस कंपनी का जो इक्विटी AUM है वो ऑलमोस्ट 64% है ऑफ इट्स टोटल AUM। तो अगर कंपनी 100 रुपये मैनेज करती है तो उसमें से इनके जो 64 रुपीज़ है वो एक्टिवली मैनेज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आता है, और ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इनके लिए, जिसकी वजह से इस कंपनी को एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस कंपनी का जो डेट AUM है वो 28.6% है, और हाइब्रिड और अदर AUM 7.6% के अराउंड है। नेक्स्ट हम अगर इस कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं, तो क्योंकि इस कंपनी का जो इक्विटी AUM है वो एज अ परसेंटेज काफ़ी हाई है, तो इस कंपनी को एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो था वो 44.5 टाइम्स है। अगर हम 3 ईयर AUM CAGR देखते हैं, यानी लास्ट के 3 सालों में इस कंपनी ने अपने AUM को किस हिसाब से ग्रो किया है, तो वो 22.8% है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है। और लास्ट के 3 सालों में इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को ऑलमोस्ट 21% से ग्रो किया है। नेक्स्ट दोस्तों हम निप्पॉन AMC का डेटा देखते हैं, तो इस कंपनी का जो AUM था, टोटल AUM वो था 6,68,000 करोड़ रुपीज़, और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 58,000 करोड़ रुपीज़ है। इस कंपनी का जो इक्विटी AUM है वो 47% के अराउंड है, और जो डेट AUM है वो 22% के अराउंड है। अगर हम हाइब्रिड और ETFs में इस कंपनी का कितना AUM है वो देखते हैं, तो वो 31% के अराउंड है। और इसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि इनके जो ETFs है वो काफ़ी पॉपुलर है। जैसे आपने निफ्टी 50 20, निफ्टी जूनियर 20, इन सब के बारे में सुना होगा। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो निप्पॉन AMC के हैं, जिसकी वजह से इनका पैसिवली मैनेज फंड का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी हाई है। अगर हम निप्पॉन AMC का वैल्यूएशन देखते हैं, तो ये कंपनी भी काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, क्योंकि इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी है कि इनके म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इनकी जो AUM में ग्रोथ रही है वो काफ़ी रोबस्ट रही है। लास्ट के 3 सालों में इस कंपनी ने 25.3% CAGR से अपने AUM को ग्रो किया है, और इनके प्रॉफिट्स में 20% की ग्रोथ आई है लास्ट के 3 सालों में CAGR टर्म्स में। तो इसलिए इसको जो वैल्यूएशन मिलता है वो 43.1 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग्स मिल रहा है इसको करंटली। इसके बाद आती है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, जो साइज़ में तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। इसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि इनके जो फंड्स हैं उन्होंने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू इट्स इंडस्ट्री। इसलिए दोस्तों इस कंपनी को जो वैल्यूएशन मिलता है वो भी कम मिलता है। जैसे इस कंपनी का जो टोटल AUM था एज ऑफ सितंबर 2025 वो था 4,17,600 करोड़ के अराउंड, और इसका जो मार्केट कैप है वो 24,800 करोड़ के अराउंड था। इस कंपनी का जो इक्विटी AUM है, यानी जो एक्टिवली मैनेज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, उसमें इस कंपनी का 41% AUM है। फिर इस कंपनी के ऑलमोस्ट 50% जो AUM है वो डेट म्यूचुअल फंड से आता है, और 9% जो है वो अदर टाइप या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से आता है। इसलिए इस कंपनी को जो वैल्यूएशन मिलता है वो भी कम मिलता है। इनका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, ये कंपनी सिर्फ 25.6 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि इस कंपनी का जो 3 ईयर AUM CAGR है वो सिर्फ 9% के अराउंड रहे, और इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो लास्ट के 3 सालों में सिर्फ 11% रही है। दोस्तों एक चीज़ जो आपको इस सेक्टर के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि जो AMC जितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है साइज़ में, उनको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में और ऑपरेटिंग लेवरेज में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इनके जो कॉस्ट होते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो अगर कंपनी सपोज पहले 100 करोड़ रुपए मैनेज कर रही थी और इनका जो AUM है वो 120 करोड़ हो जाता है, तो इनकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें हो सकता है 30-40% का जंप है। तो इसलिए जो बड़ी AMCs होती है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो उनके पास एक कॉस्ट एडवांटेज होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो चौथी कंपनी इस स्पेस में लिस्टेड है वो है UTI AMC। अब UTI AMC का जो टोटल AUM था
वो था 3,73,000 करोड़ रुपीस। लेकिन इनका जो एक्चुअल में AUM है, यानी टोटल AUM है, वो 22 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा है। लेकिन इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी है कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लाइंट्स के बिहाफ पे जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसका पैसा भी ये लोग मैनेज करते हैं। तो इनका जो म्यूचुअल फंड वाला AUM है वो 3,73,000 करोड़ रुपीस के अराउंड है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 18,000 करोड़ रुपीस के अराउंड था। इस कंपनी में जो इक्विटी AUM का परसेंटेज है वो सबसे कम है, सिर्फ 26.6% के अराउंड। और यही मेजर रीज़न है कि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन मिलता है मार्केट इसको इतना अट्रैक्टिवली वैल्यू नहीं करता है। इसके बाद अगर हम कंपनी का डेट AUM देखते हैं तो वो 20.1% के अराउंड है। अब दोस्तों ये जो डेट AUM है उसमें लिक्विड फंड्स, बॉन्ड फंड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। और UTI AMC का जो मेजॉरिटी ऑफ द AUM है वो हाइब्रिड एंड अदर्स कैटेगरी से आता है। इस कैटेगरी में कंपनी के 53.3% AUM आता है। अब इसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि इस कंपनी के जो ETFs है और जो पैसिव फंड्स है, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये सारे जो फंड्स है वो काफ़ी पॉपुलर है, जिसकी वजह से पैसिव फंड्स में इनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है। अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट के 3 सालों में इस कंपनी ने अपने AUM को अराउंड 17% CAGR से ग्रो किया है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो सिर्फ 11% रही है, जो हमें ये बताता है कि लास्ट के 3 सालों में कंपनी के मार्जिन्स में एक कॉम्प्रेशन आया है। दोस्तों लास्ट में आती है कैनरा रोबेको AMC, जो सबसे रिसेंटली स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है। ये सबसे छोटी AMC है जिसका करंटली जो मार्केट कैप है वो 6,000 करोड़ के अराउंड है। अगर हम इसका टोटल AUM देखते हैं तो 1,17,000 1,18,000 करोड़ के अराउंड है। इस कंपनी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस कंपनी का जो इक्विटी AUM है, यानी जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स है, उसका इस कंपनी के टोटल AUM में ऑलमोस्ट 85 to 90% प्रोपोर्शन है, जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। लेकिन आगे जाकर ये डिसएडवांटेज भी बन सकता है अगर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई मेजर क्रैश आता है। फिर इस कंपनी का 4.1% जो AUM है वो डेट म्यूचुअल फंड से आता है और हाइब्रिड एंड अदर AUM में इसका 9.4% AUM आता है। इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 32 टाइम्स के अराउंड है। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो 3 ईयर AUM CAGR रहा है वो 28.6% रहा है, सबसे ज़्यादा है इसके कंपेटिटर से अगर हम कंपेयर करें। और इस कंपनी ने लास्ट 3 सालों में अपने प्रॉफिट्स को 47% CAGR से ग्रो किया है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। अब ये हमें ये बताता है कि लास्ट के 3 सालों में इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस कंपनी का AUM तो 29% से ग्रो किया है, लेकिन इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो 47% CAGR से ग्रो किया है। क्योंकि इस कंपनी का 90% AUM जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से आता है, तो हो सकता है आगे जाकर हमें इसमें एक प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी की मैनेजमेंट की ग्रोथ गाइडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस साल ये लोग 30% AUM ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। अब दोस्तों जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को वैल्यू करते हैं तो सिर्फ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देख के हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक और पैरामीटर होता है कि एज अ परसेंटेज ऑफ AUM हमें कंपनी को देखना होता है। तो जैसे अगर कोई कंपनी है जिसका इक्विटी AUM लेट से 100 करोड़ है, डेट AUM 100 करोड़ है और जो हाइब्रिड AUM है वो भी 100 करोड़ है, तो उस कंपनी को कैसे वैल्यू किया जाता है? तो उसके लिए एक रूल ऑफ थंब है जो आप फॉलो कर सकते हो। तो यूजुअली कंपनीज को जो है वो 4 to 6% ऑफ इक्विटी AUM वैल्यू किया जाता है। जैसे अगर किसी कंपनी का 100 करोड़ इक्विटी AUM है तो उसको 4 to 6 करोड़ जो है वो उस इक्विटी AUM की वजह से वैल्यूएशन मिलेगा। फिर उसका जो हाइब्रिड पार्ट है उसको आप 2 to 3% वैल्यूएशन दे सकते हो, तो इस केस में 2 से 3 करोड़। और जो डेट पार्ट है उसको सिर्फ 1 to 2%, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इस केस में अगर कोई कंपनी है जिसका टोटल AUM 300 करोड़ है, जो कि 100 करोड़ इक्विटी, डेट और हाइब्रिड में स्प्लिट है, तो उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 10 to 12 करोड़ के बीच हो सकता है। अब कुछ कंपनी को आप एक हायर वैल्यूएशन ज़रूर देख सकते हो अगर उस कंपनी में साइज़ अच्छी है, उस कंपनी में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, प्लस उस कंपनी का जो इक्विटी AUM परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है। तो आई होप आपको वैल्यूएशंस के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया लग गया है कि इस सेक्टर में कंपनीज़ को कैसे वैल्यू किया जाता है। अब ये सब डेटा देख के आपको यही लगेगा कि ये सेक्टर कितना बढ़िया है, इन कंपनीज़ में ग्रोथ कितनी अच्छी है। लेकिन दोस्तों इस सेक्टर से जुड़े हुए 3 मेजर रिस्क है जो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पता होने चाहिए। पहला रिस्क ये है कि ये सेक्टर काफ़ी साइक्लिकल है। जब स्टॉक मार्केट्स बूम कर रहे होते हैं, जब सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, तब इन कंपनीज़ का जो AUM है वो भी काफ़ी फास्ट रेट से ग्रो करता है और इनके प्रॉफिट जो है वो बूम करता है। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है या मार्केट क्रैश कर रहा होता है तो काफ़ी लोग अपनी SIPs और इन्वेस्टमेंट्स को रोक देते हैं, जिसकी वजह से ये जो सेक्टर है वो स्ट्रगल करता है और इनके प्रॉफिट्स में एक डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है, जो हमने 2022 में और पास में कई बार देखा है। इसलिए जो सेक्टर है वो मार्केट सेंटिमेंट्स पे काफ़ी डिपेंड करता है। दूसरा मेजर रिस्क है हाई कंपटीशन का। तो दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है वो 2 टाइप्स के कंपटीशन को फेस कर रही है। पहला कि नए नए प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, जैसे रिसेंटली ग्रो, एंजल 1 ज़ीरोधा, इन्होंने अपने खुद के फंड्स लॉन्च किए
जो कि दूसरी AMCs के साथ compete कर रहे हैं। और दूसरा कंपटीशन है विद इन प्रोडक्ट कैटेगरीज का। तो दोस्तों जो नई AMCs है ये सारे पैसिव म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च कर रहे हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो काफ़ी कम होता है। और ये जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली compete कर रहे हैं इंडिया के एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स के साथ। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग पैसिव फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, और ये ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों तीसरा रिस्क है रेगुलेटरी ओवरहैंग का। तो सेबी जो म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती है उसने पास्ट में कई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए तो फ़ायदेमंद थे, लेकिन इन म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के लिए नुकसानदायक थे। जैसे पास्ट में सेबी ने अपफ्रंट कमीशंस को बैन कर दिया था, फिर उन्होंने एक मैक्सिमम कैप सेट कर दी थी कि कोई भी म्यूचुअल फंड एक सर्टेन लिमिट तक ही एक्सपेंस रेशियो को चार्ज कर सकता है, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ का नुकसान हुआ था। तो इसलिए ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी टाइटली रेगुलेटेड है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेबी के अनाउंसमेंट को रेगुलरली ट्रैक करते रहना होगा, क्योंकि सेबी अगर ओवरनाइट कोई डिसीजन लेती है और कोई चेंजेस करती है तो उसका इनके बिजनेस पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थे मेजर रिस्क जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। आई होप आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है। कुछ ऐसा ही एनालिसिस हमने सोलार पंप्स इंडस्ट्री के लिए किया था, जिसमें कंपनीज जो है वो 40-50% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रही है। हमारा वो वाला वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।